Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Mata Mondai Osal Public School. Topic for discussion is Central Bank and Credit Control Measures. I am Parvinder Kaur, a commerce teacher in Mata Mondai Osal Public School. So what is Central Bank and what are its credit control measures? We discuss it. Now, meaning and definitions of a central bank. Central bank की meaning और definition करेंगे. First is the apex bank of a banking system of a country. Apex means the foremost bank of the banking system of a country is known as central bank of that country. This bank is the topmost institution in the monetary system of a country. Monetary system में ये topmost institution होती है and it regulates, और ये regulate means regulate करना means control करना, and it controls the working of monetary system of the country. और ये monetary system जो है हमारी कंट्री का उसको कंट्रोल करता है. सेंट्रल बैंक ऑल्सो फंक्शन, सेंट्रल बैंक का काम है कि वो एक्ट करेगा एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इशूज़, और ये इशू करता है करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. इन डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स लाइक इंडिया, सेंट्रल बैंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो. सो नाउ अब हम करेंगे एक डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू डी कॉक, अ सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंक. सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है विच कॉन्स्टिट्यूट जो की है अपेक्स बैंक ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये जो पैराग्राफ कर रहे हैं हम, दैट इज़ द origin of central bank. Now, Riksbank of Sweden is supposed to be the very first central bank in the world. वर्ल्ड में रिक्सबैंक को फर्स्ट सेंट्रल बैंक माना जाता है, वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रल बैंक. दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश इन 1656. ये जो बैंक है वो 1656 में एस्टैब्लिश हुआ, बट कीपिंग इन व्यू द फंक्शंस एंड पोजीशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक इन द इकोनॉमी इन मॉडर्न टाइम्स. लेकिन मॉडर्न टाइम्स में काम और पोजीशन है जो सेंट्रल बैंक की, उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड को फर्स्ट सेंट्रल बैंक माना जाता है मॉडर्न वर्ल्ड का. ये जो बैंक है दैट इज़ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसने अपने फंक्शंस काम करना स्टार्ट किया इन द ईयर 1694. लेकिन इन इंडिया सेंट्रल बैंक वाज एस्टैब्लिश थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट विच वाज पास्ड ऑन. हमारा जो रिजर्व बैंक है वो बना है, एक एक्ट पास हुआ है, जो एक्ट पास हुआ है दैट इज़ द RBI एक्ट, और ये एक्ट पास हुआ है ऑन March 6, 1934. द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज गिवन द नेम, सेंट्रल बैंक जो है हमारे इंडिया का उसको नेम दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI बोलते हैं, और इसने अपना फंक्शनिंग काम करना स्टार्ट किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 1935 को इन द फॉर्म ऑफ बैंक ऑफ शेयर होल्डर्स. बट इट वॉज नेशनलाइज मीन्स राष्ट्रीयकरण हुआ है इसका ऑन 1 जनवरी 1949. सिंस देन, तब से लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्टिंग एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. तब से RBI हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक के तौर पे काम कर रहा है. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक के, या क्या काम कर रहा है सेंट्रल बैंक. फर्स्ट इज टू इशू नोट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है सेंट्रल बैंक का कि उसने करेंसी नोट्स इशू करने हैं कंट्री में. इसीलिए सेंट्रल बैंक है उसके पास मोनोपली मीन्स एकाधिकार होता है, मतलब वही काम कर सकता है. सेंट्रल बैंक नोट इशू करने का काम सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है. सेंट्रल बैंक हैज़ टू कीप एसेट्स ऑफ सम स्पेसिफाइड टाइप इन सम फिक्स प्रपोर्शन. सेंट्रल बैंक जो है वो अपने पास एक फिक्स प्रपोर्शन में एसेट्स रखता है टू द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स इशू बाय इट. जैसे एग्जांपल है, इन इंडिया में RBI अपने पास स्टॉक रखता है एसेट्स का और गोल्ड का एटलीस्ट 200 करोड़, कम से कम 200 करोड़ का, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम. बिकॉज हमारे इंडिया में जो नोट इशू है वो उस सिस्टम को हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर जो RBI है वो अपने पास 200 करोड़ का स्टॉक रखता है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड इन फॉर्म ऑफ गोल्ड. एसेट्स में हम ऐड करते हैं करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्री की जो करेंसीज़ हैं वो इंक्लूड करते हैं. सो इसीलिए जो करेंसी नोट्स RBI इशू करता है उसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर की फॉर्म में ये होते हैं, और हर एक पर्सन है हमारे इंडिया का, उसके लिए ये ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीगली एक्सेप्ट करेगा इस करेंसी नोट्स को अप टू अनलिमिटेड पेमेंट. इसीलिए जो सेंट्रल बैंक है उसको बैंक ऑफ इशू और बैंक ऑफ नोट इशू भी बोला जाता है.
नेक्स्ट पॉइंट इज banker, agent and advisor to the government. How central bank act as a banker, agent and advisor? As a banker of the government, it provides banking services to the government and its various departments of government. सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर गवर्नमेंट के जो सर्विसेज देता है और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपने सर्विसेज देता है, बिकॉज उनके जो अकाउंट्स हैं वो सेंट्रल बैंक में होते हैं. आरबीआई में इनके अकाउंट है गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट के. इन फैक्ट central bank provides all those banking services to the government which the commercial bank provides to its customers. इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज देता है जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को देते हैं. तो ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, उनको लोन एडवांस करता है और ट्रांसफ़र करता है गवर्नमेंट के फंड्स को. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ सेंट्रल बैंक एक्ट एज एन एजेंट. एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक पेमेंट करता है और रिसीव करता है पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. सो इसी तरीके ये और फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करता है इन द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स. सो सेंट्रल बैंक अब एडवाइज़र के तरीके कैसे काम करेगा, इन मेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे गवर्नमेंट को इन इकोनॉमिक पॉलिसी, बैंकिंग पॉलिसी एंड अदर इकोनॉमिक मैटर्स जब भी नीड अराइज होती है. So central bank including RBI in India plays an important role in the formulation of economic policy in the government country. So these are the three different points. इनको तीन अलग अलग हेडिंग पे लिखेंगे. जैसे पॉइंट नंबर 1 यहाँ से बैंकर का स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज़ अ एजेंट. तो एजेंट के तौर पे जो हमारा पॉइंट्स है वो यहाँ से पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट होएगा और यहाँ से हमारा पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है. तो दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट इज़ बैंकर्स बैंक. सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर्स बैंक है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने डिपॉजिट्स का कुछ पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं और जब भी उन्हें नीड अराइज होती है कमर्शियल बैंक्स को तो वो बोरो लोन ले लेते हैं कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से. सो इन मैनी कंट्रीज़ इट इज़ लीगल ऑब्लिगेशन. ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है कमर्शियल बैंक के कि वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन रखते हैं अपने डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास और ये जो डिपॉजिट उनके पास रखते हैं दैट इज़ अ कैश रिजर्व रेशो. जैसे 100 लाख डिपॉजिट हुए हैं कमर्शियल बैंक मीन्स मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, उसके पास 100 लाख के डिपॉजिट्स हुए हैं. तो इस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन जैसे 20% वो बैंक आरबीआई के पास रख रही है, तो ये डिपॉजिट कहलाएंगे कैश रिजर्व रेशो. सो यही लाइन हमने पढ़ी कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शन अपने डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है. दिस इज़ नॉन एज अ मिनिमम. इसको मिनिमम रिजर्व रेशो बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं. इट इज़ केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक. और ये पैसा क्यों रखते हैं, ताकि कोई एमरजेंसी आए तब हम वो पैसा यूज़ कर पाएँ. सो इसीलिए जो सेंट्रल बैंक है वो और भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को. दैट्स वाई इसको बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व और कमर्शियल बैंक भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम. सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और उसमें वो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करता है जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स. तो वो जो हमारा आरबीआई बैंक है वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स को, उन्हें लाइसेंस देता है न्यू बैंक्स को, इवेल्युएट मीन चेक करता है परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स और एक्सपैंड करता है बैंकिंग सिस्टम इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो दीज आर द फंक्शंस विच आर अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. जब भी कोई कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन प्रोवाइड नहीं होता तो इस सिचुएशन में वो आरबीआई से कहते हैं कि हमें लोन प्रोवाइड किया जाए. तो अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे वो सिक्योरिटीज़ रखेंगे आरबीआई के पास, देन उनको लोन प्रोवाइड होगा. इसीलिए सेंट्रल बैंक को बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री. आरबीआई जो है इसके पास एक लीगल कंपल्शन है कि वो मेंटेन करके रखता है अपने पास मिनिमम लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जैसे हमने पढ़ा कि हमारा जो इंडिया में करेंसी सिस्टम है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे बेसिस है. तो उसमें हम क्या करते हैं 200 करोड़ का स्टॉक रखते हैं. तो ये जो 200 करोड़ है 200 करोड़ का स्टॉक है, इसमें 115 करोड़ और 85 करोड़ इस रेशो में हमने डिवाइड किया गया है. 115 करोड़ का गोल्ड का स्टॉक रखते हैं और 85 जो करोड़ है इसमें हम जो फॉरेन करेंसी के नोट्स हैं वो स्टॉक रखते हैं. तो दीज आर द बाइफिकेशन.
तो इसीलिए फेवरेबल इफेक्ट बनाने के लिए हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को एक्सपैंड करता है और कंट्रैक्ट करता है। अगर वो चाहता है कि इकोनॉमी में क्रेडिट जो है वो हमने कैसे रेगुलेट करना है, तो वो मेजर्स बनाई गई हैं। क्रेडिट एक्सपेंशन और क्रेडिट कंट्रैक्शन के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स बनाई गई हैं। अगर हमारी कंट्री इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है तो हम क्रेडिट को एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन मीन्स मंदी की हालत चल रही है। तो इस सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए, सारा वर्क प्रॉपरली स्मूथ वर्किंग करने के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा लोगों को। इसीलिए सेंट्रल बैंक उनको क्रेडिट को इंक्रीज़ कर देती है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये इसके ऑपोजिट, अगर हमारी कंट्री में बूम मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस टाइम पीरियड पे सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को कंट्रैक्ट कर देगी। क्रेडिट को कंट्रैक्ट करना मीन्स रिड्यूस करना, क्योंकि लोगों के पास पहले ही पैसा है तो वो उस पैसे, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। दैट्स वाई क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। हम कभी भी एटीएम पे जाएं, जैसे एसबीआई के एटीएम पे जाएं, तो हम उससे आईसीआईसी बैंक में से पेमेंट निकलवा सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। इंटरबैंक ट्रांजैक्शन करते वक्त जो सेंट्रल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। एक बैंक ने दूसरे बैंक से अगर कोई पेमेंट लेनी है या रिसीव करनी है, तो क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक में, तो उनके अकाउंट्स को सेटल करता है सेंट्रल बैंक। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ कंट्री। नेक्स्ट इज promoter of economic development. In modern times, apart from performing the traditional functions तो परफॉर्म कर ही रहा है सेंट्रल बैंक, लेकिन ये कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी प्रमोट कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। जैसे कि टू अचीव दिस टारगेट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक मैनी सच स्टेप्स लेता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, जिससे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएँ। ऐसे ही मेन अटेंशन जो है सेंट्रल बैंक की वो होती है प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो कौन सा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी मतलब किस सेक्टर को पहल दी जाएगी, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल, रूरल को, ताकि इनको भी डेवलप किया जाए। बिकॉज अगर सारी इकोनॉमी डेवलप होएगी तभी हमारा इकोनॉमिक जो जीडीपी रेट है वो हाई हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू कलेक्ट डाटा। आरबीआई जो है वो डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा को पब्लिश करता है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द स्टूडेंट्स, टीचर्स, रिसर्चर्स, ट्रेडर्स, इकोनॉमिक्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज स्पेशल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। स्पेशल फंक्शंस में क्या है, ये प्रमोट करता है सेविंग्स को। सेंट्रल बैंक कहता है कि आप अपनी सेविंग्स प्रमोट करो, और उस सेविंग्स को क्या करेंगे, हम आगे इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेट हो जाएगी। ऑर्गेनाइज और डेवलप करता है मॉनेटरी सिस्टम को, एक्सपैंड करता है बैंकिंग सिस्टम को, इनकरेज करता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को, ताकि सफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल हो पाए इकोनॉमी में। टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बना के रखता है और प्राइजेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेट करता है रिसोर्सेज को ताकि मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट इज द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स।